हेलो दोस्तों, आइए आज हम स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स सीए इंटर का। दोस्तों, पार्टनरशिप अकाउंट्स आपने फाउंडेशन लेवल पे भी पढ़ा है। कि हम यहाँ पे जो है थोड़ा डिसोल्यूशन का अकाउंटिंग देखने वाले हैं। दोस्तों, डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि फर्म जो है मुझे क्लोज करनी है। फर्म के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ना, वो मुझे क्लोज करनी है। फर्म यहाँ पे आज बंद होने जा रही है। दोस्तों, आप मुझे एक बात बताओ, फर्म को अगर क्लोज करना है, मुझे उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करना है, तो क्या करना पड़ेगा? दोस्तों, जब कंपनी जब बंद होती है या कोई भी फर्म या कोई भी बिजनेस बंद होता है, तो वहाँ पे क्या किया जाता है? उसकी जितनी भी एसेट्स उसके पास है, उसको सेल आउट कर दिया जाता है। एसेट सेल करने के बाद में जो पैसे आएंगे, उससे उस फर्म ने जो लायबिलिटीज़ ली हुई है उसको पे ऑफ कर दिया जाएगा। और लायबिलिटीज़ पे करने के बाद में अगर कुछ बचा तो फिर वो ओनर लेके जाएगा। और अगर लायबिलिटीज़ पूरी नहीं पे हो पा रही है तो फिर वो ओनर को घर से और पैसे लाने पड़ेंगे लायबिलिटीज़ को पे करने के लिए। दोस्तों, यहाँ पे भी हमको वही प्रोसीजर फॉलो करना है। हमको फर्म आज बंद हो रही है हमारी, तो उसके पास जो जो एसेट्स अभी है उसको सबको सेल आउट कर देना है। सेल करके जो भी कैश आएगा उससे लायबिलिटीज़ पे की जाएगी जो फर्म ने उठाई हुई है पहले से। लायबिलिटीज़ पे करने के बाद में अगर कुछ बचा तो पार्टनर्स को मिलेंगे। अगर हो सकता है पैसे हमारे पास कम आए, उतने पैसे बचे ही नहीं, लायबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, तो फिर उस केस में क्या होगा? पार्टनर्स को अपने घर से वो पैसे लाने पड़ेंगे। दोस्तों, एक बात याद रखना, जो कुछ भी होगा सब कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पे ही होगा। पार्टनर्स जो पैसे लाएंगे या फिर पार्टनर्स को जो पैसे दिए जाएंगे वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बेसिस के ऊपर से ही पे ऑफ कर दिया जाएगा। तो आइए हम देखते हैं प्रोसीजर उसका कैसे होता है, क्या होता है। दोस्तों, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। कुछ याद नहीं करना है आपको, रटना नहीं है। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, रटते हैं। रटना नहीं है आपको, आपको सब समझ के लेना है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक सिंपल जर्नल एंट्री पूछूंगा जो आपने कई बार की होगी। मुझे एक आप बात बता सकते हो? मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ। मान लो मेरे पास एक मशीनरी है। मान लो मेरे पास एक मशीनरी है जिसकी मेरे बुक्स में जिसकी मेरी बुक्स में अभी वैल्यू दिख रही है, अभी कॉस्ट दिख रही है उसकी, से फॉर एग्जांपल 1,00,000 रुपीज़। अभी कितनी बुक्स में वैल्यू दिख रही है? 1,00,000 रुपीज़। और मान लो ये जो मैंने एसेट है, ये जो मैंने मशीनरी है, ये मैंने सेल आउट कर दी। ये मैंने बेची 90,000 रुपीज़ में। ये मैंने सेल कितने में कर दी? 90,000 में। दोस्तों, क्या आप मुझे इसकी जर्नल एंट्री बता सकते हो? हमने काफ़ी बार ये जर्नल एंट्री पास की होगी, फाइनल अकाउंट्स में तो बहुत बार की है हमने। और मैंने कोई ऐसा हाई फाई क्वेश्चन नहीं पूछा, ये हमने 11th-12th में भी किया है, फाउंडेशन लेवल पे भी किया है। तो कोई बड़ी बात नहीं सर, ये तो हमको आता है। अगर आप कोई भी एसेट सेल करोगे तो कैश आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। सर, कैश कितना आया? 90,000। उसके बाद सर मशीन बेच के लॉस हुआ है, तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट करना पड़ेगा। लॉस ऑन सेल अकाउंट ये भी डेबिट करना पड़ेगा 10,000 से। और सर हमारे पास से एसेट चली गई, मशीनरी चली गई, तो मशीनरी अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा पूरा 1,00,000 से। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही बोला, जर्नल एंट्री तो यही पास होगी। और मज़े की बात यह है कि अब मैं जो आगे करने वाला हूँ उसमें भी यही प्रोसीजर फॉलो करने वाला हूँ। दोस्तों, इसका इफ़ेक्ट क्या होगा? कैश हमारे पास आएगा, डेबिट हो जाएगा, इसलिए 90,000। मशीनरी मेरे बैलेंस शीट से गायब हो जाएगी, क्योंकि अब वो मेरे पास मशीनरी है नहीं, तो फिर मैं बैलेंस शीट में दिखाऊंगा क्यों, है ना? तो मेरी बैलेंस शीट से क्या होगा? मशीनरी गायब हो जाएगी। और एक बात ध्यान में रखना, अगर आपको बैलेंस शीट में से उसकी वैल्यू गायब करनी है तो आपने क्या किया? इसमें से पूरा जितना उसका वैल्यू दिख रहा था बुक्स में, क्योंकि बुक्स में जो वैल्यू दिखेगी वही तो बैलेंस शीट में जाएगी ना। दोस्तों, बैलेंस शीट में हम कौन से वैल्यूज़ लिखते हैं? जो बैलेंस ब्रॉट डाउन होते हैं। बैलेंस बीडी तो आप उधर लिखते हो ना, और बैलेंस बीडी लिख रहे हो, इसका मतलब मशीनरी की बुक्स में वैल्यू कितनी है? 1,00,000। यही आप बैलेंस शीट में लिखोगे। और इसको अगर ये मशीनरी मेरे पास से चली गई, अब मेरे पास कितनी मशीनरी बाकी है? अब मेरे पास कोई भी मशीनरी बाकी नहीं है, क्योंकि वो जो पुरानी थी वो तो मैंने बेच दी। तो बैलेंस शीट में मशीनरी आएगा क्या? नहीं आएगा।
तो दोस्तों आपको 1 लाख की वैल्यू गायब करना है तो माइनस भी तो 1 लाख ही करना पड़ेगा ना, इसलिए आपने मशीनरी अकाउंट क्रेडिट कितने से किया, 1 लाख से किया। अब ये जो लॉस है, आप मुझे एक बात बताओ, ये लॉस किसका हुआ, लॉस किसका हुआ, ओनर का ही तो लॉस होगा ना, तो ये ओनर के हिस्से में ही जाना चाहिए। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म की, तो यहाँ पे तो पार्टनर्स रहने वाले हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ये लॉस कौन बेयर करेगा, ये पार्टनर्स को ही तो बेयर करना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल एक्स और वाई ऐसे दो पार्टनर्स है और इनके बीच में तय हुआ था 60% प्रॉफिट ये लेगा, 40% प्रॉफिट ये लेगा, तो ये इनका PSR है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 60% और 40% का। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो लॉस हुआ है, ये लॉस आप इनको कैसे बांटोगे, इसमें से एक्स का कितना लॉस हुआ और वाई का कितना हुआ। सर ये तो बहुत आसान है, तो हमने काफ़ी बार किया है। 10,000 का लॉस हुआ है, 60% तो इसका लॉस है, मीन्स 6,000 लॉस इसका आ जाएगा और 4,000 लॉस किसका आ जाएगा, वाई का हो जाएगा। और सर फर्म बंद हो रही है, फर्म बंद हो रही है तो पैसा किसको मिलेगा, ये पैसा भी तो इनको ही मिलने वाला है, एक्स और वाई को। तो दोस्तों आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप भी यही सारी चीज़ें कर रहे हो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, हम फाइनल अकाउंट्स में हमको जो एडजस्टमेंट दी रहती थी या फिर जो भी हम एसेट सेल करते थे वो रहती थी सिंगल एसेट, हम वहाँ पे एक ही एसेट बेच रहे हैं और हमको बैलेंस शीट में से हटाना भी सिर्फ वही एसेट है क्योंकि सेल वही हो रही है। तो हम वहाँ पे सिंपली एक जर्नल एंट्री पास करते थे जो हमको याद हो जाती थी, इसका इफेक्ट हम दे देते थे और हमारा अकाउंट्स टैली हो जाता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप एक बात समझ लो, यहाँ पे एक एसेट सेल नहीं होने वाली है, यहाँ पे तो काफ़ी सारी एसेट सेल होने वाली है। काफ़ी सारी क्या, मैं तो बोलूँगा जितनी बैलेंस शीट में एसेट होगी सब की सब सेल होने वाली है। तो आप मुझे एक बात बताओ, ऐसे आप हर एसेट का अलग अलग अगर जर्नल एंट्री पास करोगे, हर एक एसेट के ऊपर अलग अलग लॉस निकालोगे और फिर ये लॉस को सेपरेटली डिवाइड करोगे दोनों पार्टनर्स में, तो उसको कितना टाइम लगेगा और कितनी मेहनत लगेगी। दोस्तों समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे मान लो मेरी बैलेंस शीट है, जैसे मान लो मेरी बैलेंस शीट है, थोड़ी देर के लिए एज्यूम करो एक मेरी बैलेंस शीट है, उसमें करीबन 10 आइटम्स है। यहाँ पे मशीनरी है, फर्नीचर है, इन्वेस्टमेंट्स है, स्टॉक है मेरे पास, पेटेंट है, ऐसी काफ़ी सारी है एसेट्स मेरे पास। से फॉर एग्जांपल बिल्डिंग है, व्हीकल है, तो ये सब मेरी बिजनेस के एसेट्स है। हम दोनों पार्टनर्स है, एक्स और वाई ऐसे दो पार्टनर्स है। अब उनको ये सारी एसेट सेल करनी है, तो क्या आप हर एक एसेट की ऐसे अलग अलग एंट्री पास करोगे जैसे आपने ऊपर मशीनरी के लिए पास किया था। आप इसका लॉस अलग निकालोगे, इसका लॉस अलग निकालोगे, इसका प्रॉफिट अलग निकालोगे। हो सकता है प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो सेल करने पे, तो आप हर एक का प्रॉफिट और लॉस अलग कैलकुलेट करने वाले हो, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। और आप क्या करने वाले हो, लॉस निकाल के करोगे क्या, आप इनको पार्टनर्स में तो डिवाइड कर दोगे ना लॉस को, या फिर प्रॉफिट भी आया तो क्या करोगे, पार्टनर्स को ही डिवाइड करने वाले हो। तो आप हर एक एसेट सेल करके जो भी लॉस आएगा प्रॉफिट आएगा, आप उन सब सारे प्रॉफिट और लॉस का क्या करने वाले हो, पार्टनर्स में तो डिवाइड करने वाले हो। तो दोस्तों हर एक की एंट्री अलग अलग पास करने से अच्छा है क्यों ना हम सबको एक साथ ही सबका प्रॉफिट और लॉस निकाल दें, नेट इफेक्ट। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए मशीनरी मेरे इसमें 1 लाख रुपीज़ की है, ये मैं बुक वैल्यूज़ बता रहा हूँ, मेरी बैलेंस शीट में उसकी वैल्यू क्या है, 1 लाख रुपीज़ है। फर्नीचर है 50,000 का, इन्वेस्टमेंट्स है मान लो 50,000 की, और मेरे पास स्टॉक है मान लो 50,000 का। अब दोस्तों मशीनरी मैंने सेल किया, ये मैं सेल प्राइस बता रहा हूँ, मशीनरी मैंने सेल किया से फॉर एग्जांपल 90,000, इसका लॉस कितना हुआ 10,000। ये मैं दोस्तों एक बार आपको समझा दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट, हम कर क्या रहे हैं, हम करने क्या वाले हैं वो आपको समझा दे रहा हूँ। आपने ऑलरेडी किया हुआ है, कोई ये नई बात नहीं सीख रहे हो आप। यहाँ पे मशीनरी आपके यहाँ पे 1 लाख वैल्यू की है, आप सेल कितने में कर रहे हो 90,000 में, तो लॉस होगा। उसके बाद 50,000 का फर्नीचर है, अगर आप इसको 40,000 में बेचोगे तो इसके ऊपर भी लॉस होगा 10,000 का। अगर ये जो इन्वेस्टमेंट है 50,000 की है, मान लो आपने ये 60,000 में बेचा, तो यहाँ पे क्या होगा 10,000 का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। और ये जो स्टॉक है 50,000 का, मान लो आपने ये 55,000 में बेचा, तो ये क्या हो जाएगा 5,000 का प्रॉफिट हो जाएगा।
तो दोस्तों यही आप करने वाले हो। अगर आप 4 एसेट एक साथ बेच रहे हो तो आप हर एक का ऐसे ही कैलकुलेट करोगे। अब हर एक की जर्नल एंट्री पास करोगे और आप ये 10,000 का क्या करोगे लॉस का, ये आप दोनों पार्टनर्स में डिवाइड करने वाले हो। फिर ये 10,000 भी आप दोनों पार्टनर्स में डिवाइड करने वाले हो। ये कौन से रेशियो में डिवाइड होगा, उनके पीएसआर में। ये कौन से रेशियो में डिवाइड होगा, पीएसआर में। ये भी प्रॉफिट भी उनको ही मिलेगा, कौन से रेशियो में मिलेगा, पीएसआर में। तो सब कुछ पीएसआर में ही डिवाइड होने वाला है और सब कुछ आप देने ही वाले हो उनको। तो क्यों ना सबका कंबाइन इफेक्ट ले लो आप। टोटल लॉस कितना हुआ, 20,000 का। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 15,000 का। अल्टीमेटली इफेक्ट क्या हुआ सर, नेट इफेक्ट आप देखोगे तो 5,000 का लॉस हुआ है। तो सीधा सीधा 5,000 को ट्रांसफर कर दो ना दोनों पार्टनर्स की तरफ। इससे क्या हो जाएगा, ये सारी मेहनत आपकी बच जाएगी। इतनी एंट्रीज आप क्यों पास कर रहे हो, क्यों आप हर एक का अलग अलग निकाल रहे हो। दोस्तों हम इसकी शॉर्टकट मेथड फॉलो करते हैं, हमको ये भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप अगर देखोगे ना, हमको ये हर एक ट्रांजेक्शन का, हर एक एसेट का अलग अलग निकालने की जरूरत ही नहीं है। सर कैसे, अरे दोस्तों इसकी टोटल कर दो, इसकी बुक वैल्यू कितनी है, सबकी मिला के बुक वैल्यू कितनी है, 2,50,000। और इसकी बुक सेल प्राइस कितनी है, 90 + 40, 1,30,000। 1,30,000 + 60, 1,90,000। 1,90,000 + 55,000, सर ये 245 होते हैं, 2,45,000। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ। हमारी एसेट जो है, जितनी भी एसेट्स है, सबकी बुक वैल्यू कितनी है, 2.5 लाख रुपए। और सबको हमने सेल कर दिया, सबका सेलिंग प्राइस ले लिया, उसकी टोटल कितनी है, 2,45,000। और अल्टीमेटली इफेक्ट क्या हुआ, 5,000 का सर लॉस हुआ। और ये जो लॉस है इसको हम कहाँ देने वाले हैं, कहाँ बांटने वाले हैं, ये जाएगा पुराने पार्टनर्स की तरफ। कोई मुश्किल बात है। हमने क्या किया, हमको जब सारे एसेट सेल करने तो हम हर एक का इंडिविजुअल निकाल के करेंगे भी क्या। दोस्तों फाइनल अकाउंट्स में क्या होता था, एक ही एसेट सेल होती थी या 2 एसेट सेल होती थी तो हम उसका सेपरेट ट्रांजैक्शन, सेपरेट जर्नल एंट्री पास करके छोड़ देते थे उसको। लेकिन यहाँ पे अब फर्म बंद हो रही है तो मुझे हर एक का अलग अलग लॉस निकाल के मैं करूंगा भी क्या। मान लो अगर मैंने ये अलग निकाल भी लिया तो इसका फायदा क्या। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमको ये इन्फॉर्मेशन वैसे भी नहीं चाहिए क्योंकि फर्म तो बंद हो रही है, आगे तो किसी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाने नहीं है, आगे तो कोई ट्रांजैक्शन उसका कुछ इफेक्ट होने नहीं वाला है। तो एक काम करो, सारे एसेट्स की बुक वैल्यू निकालो कितनी होती है और सारे एसेट्स की सेल प्राइस निकालो कितनी होती है और अल्टीमेटली इफेक्ट देखो, नेट प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। क्योंकि अब एक ही फिगर आ जाएगा, अब एक फिगर आ जाएगा तो अब इसको ही सिर्फ डिवाइड करना है। नहीं तो दोस्तों कितना लेंदी प्रोसीजर होता है, आप हर एक को डिवाइड करने जा रहे थे। तो हर एक को डिवाइड करोगे तो कितना टाइम लग जाएगा, कितनी मेहनत लगेगी। हर एक का लॉस अलग निकालो, आपने पहले इसका लॉस अलग निकाला, इसका अलग निकाला, क्यों कर रहे हो आप इतना मेहनत। आप सबकी बुक वैल्यूज को ऐड कर दो और उसमें से सबकी सेल प्राइस आप जो भी है ये कंपेयर करके निकालो, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। और सिंपली सारा प्रॉफिट और लॉस तो देना एक्स और वाई को ही है, कौन से रेशो में देना है, सभी के सभी तो पीएसआर में ही बटने हैं। तो एक ही वैल्यू निकाल के पीएसआर में बांट दो, खत्म कर दो। कोई मुश्किल बात है क्या। अब दोस्तों ये जो करना है हमको प्रोसीजर यही फॉलो करना है, हमको प्रोसीजर यही फॉलो करना है। लेकिन दोस्तों हमको सिर्फ अकाउंट्स के फॉर्मेट में फॉलो करना है। आपको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको प्रोसीजर यही फॉलो करना है लेकिन आपको एक अच्छे तरीके से करना है। ये तो हो गई सर, ये तो हमारी लोकल मेथड हो गई, ये तो हमारी लोकल मेथड हो गई। हमको लोकल मेथड नहीं अपनानी है, हमको अकाउंट्स की मेथड अपनानी है। दोस्तों करेंगे हम काम यही काम करने वाले हैं, लेकिन अकाउंट्स के हिसाब से करने वाले, एक प्रॉपर सही तरीके से काम करने वाले। अब दोस्तों देखो मैं क्या करूंगा, अब हम पार्टनरशिप में क्या करते हैं, यही ट्रांजैक्शन का मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये ट्रांजैक्शन का ही मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ये जो हमने बुक वैल्यूज को ऐड किया, हम इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, जो भी एसेट हमको सेल करने वाली है, हमारी बिजनेस तो वैसे भी बंद हो रहा है, तो यही ट्रांजैक्शन हम यहाँ पे लिखते हैं। हम इसके लिए एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम होता है रियलाइजेशन अकाउंट। हम एक अलग अकाउंट बनाते हैं। और ये क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमको अब यहाँ पे देखना है कि प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ है। हमने जो एसेट्स वगैरह बेची है उस पर प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ। अब वो कैसे करूंगा, तो जो भी बुक वैल्यूज है, ये जो भी बुक वैल्यूज है सबकी टोटल करनी है, मैं सबको एक साइड ही लिखना पड़ेगा, तो सब मैं एक साइड लिख दूंगा। अब जो बुक वैल्यूज होती है ये दोस्तों ये जाती है डेबिट साइड पे, दोनों को कंपेयर करना है ना, तो एक साइड में मुझे रखना पड़ेगा बुक वैल्यूज। बुक वैल्यूज कौन सी साइड जाएगी, 1 लाख रुपीज इधर आ जाएगा। मशीनरी यहाँ पे लिख दूंगा मैं, मशीनरी। फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा फर्नीचर 50,000। और क्या हो जाएगा, फिर आ जाएगा 50,000 का इन्वेस्टमेंट, फिर आ जाएगा 50,000 का स्टॉक। अब दोस्तों
अब मुझे इसकी सेल प्राइस लिखनी है। सेल प्राइस कहाँ लिखूँ, क्योंकि दोनों को कंपेयर करना है, दोनों का मुझे डिफरेंस निकालना है। और अकाउंट्स में एक बात याद रखना, अगर आपको कोई चीज़ माइनस करनी है तो आपको अपोजिट साइड में लिखना होता है। तो यहाँ पे मुझे सेल प्राइस कंपेयर करनी है बुक वैल्यू के साथ में, तो दोनों अपोजिट साइड में जाएगी। मैंने पहले मशीनरी का सेल लिखा 90,000, फिर फर्नीचर का सेल लिखा 40,000, फिर लिखा इन्वेस्टमेंट कितने में सेल हुआ 60,000, और स्टॉक कितने में सेल हुआ 55,000। अब दोस्तों अकाउंट्स में देखो क्या होता है, अब मेरे लिए काम कितना आसान हो गया। अब दोस्तों देखो मेरे लिए काम कितना आसान हो गया, जो वर्किंग मैंने ऊपर किया था वही वर्किंग मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब अकाउंट्स में क्या होगा, मान लो और कुछ ट्रांजैक्शन नहीं था, सिर्फ इतना ही था, तो मैं अकाउंट्स क्लोज कर दूंगा। मेरी ये साइड की टोटल ज़्यादा आएगी 2,50,000 टोटल करूँगा, वही टोटल यहाँ आएगा 2,50,000, और यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा 5,000। दोस्तों ये जो डिफरेंस आया ये क्या था, ये लॉस था, और ये लॉस हम किसको बांटने वाले हैं, एक्स और वाई को 60% और 40% के रेशो में। तो 3,000 इसको लॉस मिलेगा और 2,000 इसको लॉस मिलेगा। कोई मुश्किल काम थोड़ी ना है। अब दोस्तों बच्चे रटते हैं, बच्चे रटते क्या है कि सर बुक वैल्यूज़ इधर लिखनी है, सेल प्राइस इधर लिखना है, और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि सर हमको करना है तो ये कर क्या रहे हैं, उनको समझता ही नहीं है। तो सिंपली बात है, आप सारी एसेट बेच रहे हो तो सारी एसेट को एक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया हमने। हमको क्या है, हमको ये बैलेंस शीट है ना, ये बैलेंस शीट दोस्तों, ये मेरी बैलेंस शीट थी, एक फर्म की बैलेंस शीट थी। यहाँ पे मशीनरी लिखा हुआ था 1 लाख, यहाँ पे फर्नीचर लिखा हुआ है 50,000, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है 50,000, और स्टॉक लिखा हुआ है 50,000। अब दोस्तों फर्म है ना, फर्म बंद हो रही है, फर्म बंद हो रही है, तो उसकी बैलेंस शीट को मुझे क्या करना पड़ेगा, उसकी सारी एसेट को मुझे बेचना है। मीन्स इसकी बैलेंस शीट को मुझे खाली करना है, इसकी बैलेंस शीट को मुझे खाली करना है, क्योंकि बैलेंस शीट में जितने भी आइटम है सब खाली हो जाएंगे, तो फर्म के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो क्लोज हो जाएंगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, जितने भी आइटम्स है सब मुझे सेल करने हैं, सब यहाँ से गायब करने हैं। तो अगर मशीनरी को मुझे यहाँ से गायब करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। अब दोस्तों आपको पता है जितनी भी एसेट्स होती है उनका बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट बैलेंस। जितनी भी एसेट्स होती है उसका बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट बैलेंस। और लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। सर ये तो हमने बचपन में पढ़ा था। बचपन में पढ़ा है तो प्रिंसिपल लगाओ ना, अभी उसको यहाँ पे यूज़ करो ना। एसेट है, इसको मुझे हटाना है, तो डेबिट बैलेंस को हटाना है तो क्या करना पड़ता है, क्रेडिट। तो मुझे मशीनरी को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। यहाँ पे मशीनरी को मैं क्रेडिट कर दूंगा तो ये बैलेंस शीट से हट जाएगा, क्योंकि मशीनरी का बैलेंस कैंसिल हो जाएगा। उसका डेबिट बैलेंस है 1 लाख, अगर मैं उसको क्रेडिट कर दूंगा तो हट जाएगा। तो यहाँ से ये हट गया, यहाँ से ये हट गया, और इन सबको मुझे कहाँ जमा करना है। अगर मैं मशीनरी को क्रेडिट कर रहा हूँ, हम जर्नल एंट्री जब पास करते हैं तो जर्नल एंट्री ऐसे पास करते हैं ना, मशीनरी को मैं क्रेडिट कर रहा हूँ, मशीनरी अकाउंट को, तो डेबिट किसको करूँगा, तो डेबिट मैं रियलाइजेशन अकाउंट को करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे ये सारे एसेट किधर भेजने हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में भेजने हैं। दोस्तों यहाँ की सारी एसेट्स किधर चली जाएगी, ये रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में चली जाएगी। दोस्तों ये रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगी। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर हमको दो वैल्यूज़ दी गई है, हमको दो वैल्यूज़ दी गई है, एक तो बैलेंस शीट की वैल्यूज़ है और एक अलग से दिया होता है सर एग्रीड वैल्यूज़। हम कौन सी वैल्यू ले रियलाइजेशन अकाउंट बनाते समय। तो दोस्तों आपको इतना बात ध्यान में रखना है, पहले तो आपको बैलेंस शीट खाली करनी है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से मुझे मशीनरी का वैल्यू खाली करना है। अब यहाँ से मुझे मशीनरी का वैल्यू खाली करना है, मुझे इसको डेबिट साइड में भेजना पड़ेगा। तो इसको डेबिट साइड में भेजते वक्त मैं कौन सी वैल्यू पे भेजूँ, क्या मैं एग्रीड वैल्यू पे भेजूँ। इसकी एग्रीड वैल्यू म्हणजे सेल प्राइस, इसकी एग्रीड वैल्यू 90,000। तो क्या है, मैं यहाँ पे 90,000 लिखूँ। दोस्तों मैं यहाँ पे 90,000 लिखूंगा ना, इसका मतलब आपने रियलाइजेशन अकाउंट भी 90,000 से डेबिट किया है और मशीनरी अकाउंट जो क्रेडिट किया है वो भी 90,000 से किया है। तो अल्टीमेटली इफेक्ट क्या होगा, मशीनरी का यहाँ पे बैलेंस कितना था 1 लाख, उसमें से आपने क्रेडिट कितना किया 90,000। तो अल्टीमेटली इफेक्ट क्या होगा, यहाँ पे 10,000 का बैलेंस अभी भी बताएगा। तो बैलेंस शीट खाली कैसे होगी दोस्तों, बैलेंस शीट खाली तो तभी होगी जब आप इसकी पूरी वैल्यू इधर ट्रांसफर कर दोगे। समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या करना है, सारे एसेट्स कैश को छोड़ के, सर कैश को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि कैश को रियलाइज करने की जरूरत ही नहीं, वो ऑलरेडी कैश है।
मुझे एक बात बताओ, आप कैश को कैसे सेल कर सकते हो? आप बाकी एसेट तो सेल कर सकते हो। अच्छा, एसेट सेल करके आप यहाँ पे एसेट क्यों सेल करना चाहते हो? सर क्योंकि एसेट सेल करके जो पैसा आएगा उससे हम लाइबिलिटीज पे कर देंगे या पार्टनर्स को दे देंगे। तो आपको अल्टीमेटली कैश से मतलब है ना, कैश आपके पास आना चाहिए ना। तो ये तो आपके पास ऑलरेडी कैश है, ये तो आपके पास ऑलरेडी कैश है। ये जो आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ये जो आप सेल कर रहे हो, ये तो आप कैश पाने के लिए कर रहे हो ना, ये तो आपके हाथ में ही कैश है। तो इसको तो रियलाइज करने की जरूरत ही नहीं, तो इसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं डालते, इसका अलग से अकाउंट बनाते हैं, कैश अकाउंट। और ये बेच के जो पैसे आएंगे, जैसे आपने ये एसेट सेल आउट किया, एसेट सेल कर दिया, तो ये कैश आएगा ना। कैश आने का एंट्री क्या होता है? कैश आने की एंट्री हम क्या करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट। अब क्या करना पड़ेगा? टू रियलाइजेशन अकाउंट। दोस्तों यहाँ पे अब डाउट आएगा, सर हमने तो एसेट बेची है तो एसेट क्रेडिट होनी चाहिए। नहीं दोस्तों, आपने ऑलरेडी एसेट यहाँ से गायब कर दी है। आपने ऑलरेडी एसेट को पहले ही क्रेडिट कर दिया था। जब आपने इसको एसेट को यहाँ से निकाल के आपने रियलाइजेशन अकाउंट में डाला था, तो वहाँ पे जर्नल एंट्री क्या पास हो गई थी? रियलाइजेशन अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया था और एसेट को हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया है ऑलरेडी। समझ रहे हो? एसेट अकाउंट को हमने क्या कर दिया था? क्रेडिट कर दिया था। ठीक है, अब हमारे पास से वो एसेट ऑलरेडी जा चुकी है, बैलेंस शीट में है ही नहीं वो। तो जब आप सेल करोगे तो आप फिर से क्रेडिट कैसे कर सकते हो? जो चीज आपके पास है ही नहीं, उसका डेबिट बैलेंस आपके पास है ही नहीं, तो आप क्रेडिट कैसे करोगे? तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब हम ऑलरेडी सारी एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में भेज चुके हैं, तो अब हमको जब हम कैश हमारे पास आएगा, जब हम उसको सेल करेंगे, तो हम एसेट के अकाउंट को क्रेडिट नहीं करने वाले। हम किसको क्रेडिट करने वाले हैं? रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, जब भी कोई एसेट सेल होगी तो हम उसकी एंट्री थोड़ा सा चेंज कर देंगे। हम वहां पे एंट्री क्या पास करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। समझ रहे हैं दोस्तों क्या बोल रहा हूं मैं? समझ रहे हो ना? सारी एसेट्स को मैंने कहां कर दिया ट्रांसफर? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो तब एंट्री क्या पास हो गई? रियलाइजेशन अकाउंट देखो मैंने डेबिट किया है, डेबिट साइड में लिखा है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सारी एसेट्स अकाउंट। तो सारी एसेट्स तो मैंने ऑलरेडी क्रेडिट कर दी है और एसेट का बैलेंस अब जीरो हो चुका है। तो अब जब एसेट वो सेल करनी होगी मुझे, उससे जो पैसा मिलेगा, तो पैसा आने की एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट। एसेट सेल हो गई मेरी, लेकिन अब मैं एसेट अकाउंट को क्रेडिट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि एसेट अकाउंट ऑलरेडी मैं पहले ही क्रेडिट कर चुका हूं। अब मुझे क्रेडिट किसको करना पड़ेगा? रियलाइजेशन अकाउंट को। और दोस्तों ये बात लॉजिकली भी है, अगर आप ये इसको रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करोगे तभी तो कंपेयर कर पाओगे ना। क्लियर? तो यहाँ पे भी आप उसकी सेल प्राइस लिखोगे तभी तो कंपैरिजन होगा, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। अब दोस्तों बस आपको मेन कॉन्सेप्ट समझ चुका है, हमको करना यही है। लेकिन अब थोड़ा सा मैं आपको एडवांस लेवल पे लेके जाता हूं। आपको ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट समझ चुका है, आपको सारे लॉजिक समझ चुके हैं। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे आपने एसेट ट्रांसफर किए, बैलेंस शीट खाली करनी है मुझे, वैसे ही आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स, जो आउटसाइड लाइबिलिटीज होगी, या कोई आपने बाहर से लोन लिया होगा, वो भी तो आपको पे ऑफ करना पड़ेगा। वो भी तो आपको बैलेंस शीट पूरी खाली करनी है ना, पूरी खाली करनी है, तो ये भी तो हटाने होंगे। अब आप मुझे बात बताओ, आप लाइबिलिटी यहाँ से कैसे हटाओगे? सर एक मिनट हमको आ गया, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है सर। तो लाइबिलिटी को अगर हटाना है तो लाइबिलिटी को क्या करना पड़ेगा? सर लाइबिलिटी को डेबिट करना पड़ेगा, लाइबिलिटी को डेबिट करना पड़ेगा। और जैसे हमने एसेट्स कहाँ ट्रांसफर कर दी थी? रियलाइजेशन अकाउंट में, वैसे ही लाइबिलिटीज भी कहाँ ट्रांसफर करनी पड़ेगी? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो लाइबिलिटी को डेबिट करना पड़ेगा, तो क्रेडिट सर किसको करेंगे? रियलाइजेशन को। इसका मतलब लाइबिलिटीज कहाँ जाएगी? लाइबिलिटीज कहाँ जाएगी? लाइबिलिटीज जाएंगी रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सर यहाँ पे भी तो दो वैल्यूज होती है, एक बैलेंस शीट की वैल्यू है और एक होगी एग्रीड वैल्यू। तो सर हम यहाँ पे जब भेजेंगे, इसको यहाँ से निकालेंगे, तो सर यहाँ से निकालते वक्त क्रेडिट साइड में डालना है, यहाँ से निकालते वक्त क्रेडिट साइड में डालना है रियलाइजेशन अकाउंट के। तो सर हम यहाँ पे वैल्यू क्या लिखेंगे? फिर से क्वेश्चन मत पूछना मुझसे, यहाँ पे वैल्यू क्या लिखोगे दोस्तों? मुझे बताओ, बैलेंस शीट में से आपको निकालना है, तो आप यहाँ से पूरा वैल्यू गायब करना है, तो आप एग्रीड वैल्यू पे लिखोगे कि बैलेंस शीट में जो वैल्यू है वो लिखोगे? सर हम तो बुक वैल्यू लिखेंगे, बैलेंस शीट में जो वैल्यू है वो लिखेंगे। मान लो क्रेडिटर्स है 20,000, लेकिन एग्रीड वैल्यू है, क्रेडिटर्स को हम 18,000 ही देने वाले हैं। तो यहाँ पे जब मैं इसको बैलेंस शीट से बाहर निकाल रहा हूँ,
तो 18,000 निकालूंगा, यहाँ पे लिखूंगा कि 20,000 लिखूंगा? सर ऑब्वियस बात है हम 20,000 लिखेंगे क्योंकि 20,000 हटाने हमको यहाँ से। तो दोस्तों जैसे आपने एसेट पहले ट्रांसफ़र की थी डेबिट साइड में, आप लाइबिलिटीज़ की भी यहाँ से हटा दो, लेकिन कौन सी लाइबिलिटीज़? आउटसाइड लाइबिलिटीज़। दोस्तों यहाँ पे अगर कोई पार्टनर का लोन अकाउंट होगा तो उसको यहाँ से नहीं हटाना है। यहाँ पे कोई कैपिटल अकाउंट होगा एक्स और वाई का तो उसको भी नहीं हटाना है। यहाँ पे अगर कोई रिजर्व्स होंगे उसको भी नहीं हटाना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा वो भी नहीं हटाना है, क्योंकि ये सारे पार्टनर्स के हैं। क्लियर? ये आउटसाइडर्स नहीं है। कैपिटल अकाउंट भी पार्टनर्स का है, लोन अकाउंट भी पार्टनर का है। ये रिजर्व दोस्तों क्या होते हैं? रिजर्व मीन्स पास्ट प्रॉफिट। रिजर्व का मतलब क्या? पास्ट प्रॉफिट। और इस पे किसका हक है? पार्टनर्स का ही तो हक है। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है इस पे भी किसका हक है? इस पे भी पार्टनर्स का हक है। तो जो चीज़ पार्टनर्स को बिलोंग करती है हम उसको यहाँ से नहीं हटाने वाले, क्योंकि उसका सेटलमेंट आखिरी में होगा। हमको क्या करना है? आउटसाइडर्स की लायबिलिटी हटानी है। समझ रहे हो? तो पहले क्या करोगे आप? सारे एसेट हटा दोगे, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दोगे। सारी लायबिलिटीज हटा दोगे आउटसाइड वाली, सारी लायबिलिटीज और प्रोविजंस। लायबिलिटीज में प्रोविजंस भी आती है, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर टैक्स, जो कुछ भी होगा सारी प्रोविजंस भी आप हटा दोगे। और ये कहाँ जाएंगी? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ये हटाए हुए आप कौन से वैल्यू पे हटाओगे? सर बुक वैल्यू पे हटाएंगे। ठीक है? उसके बाद आप क्या करोगे? जो भी एसेट्स आप बेच रहे हो, जो भी एसेट्स आप सेल कर रहे हो, उसको आप रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखोगे। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि उसकी बुक वैल्यूज हमने कहाँ लिखी है? डेबिट साइड में। तो सेल वैल्यू कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। तभी तो कंपेयर कर पाओगे ना। बुक वैल्यू और सेल वैल्यू आपस में माइनस होने चाहिए ना, तभी प्रॉफिट और लॉस पता चलेगा ना। और ये वैल्यूज आपस में माइनस होनी चाहिए तो अपोजिट साइड आनी चाहिए। तो जो भी एसेट आप सेल करोगे वो क्रेडिट साइड में चली जाएगी, ये बुक वैल्यू में से खुद ब खुद माइनस हो जाएगी, तभी तो प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा। क्लियर? और सबका एक ही फिगर आ जाएगा, हमको सबके ऊपर अलग अलग कैलकुलेशन नहीं करना है। ऐसे ही लायबिलिटीज जो आपने ट्रांसफर किया बैलेंस शीट में से वो क्रेडिट साइड में किया। अब ये लायबिलिटीज जब आप पे करोगे, जैसे क्रेडिटर्स को 18,000 देने हैं, तो 18,000 देने हैं तो देना है तो कैश गया, एंट्री क्या होगी? सर कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 18,000। डेबिट किसको करोगे? अब आप दोस्तों लायबिलिटी को डेबिट नहीं कर सकते हो, क्योंकि लायबिलिटी को आप ऑलरेडी डेबिट कर चुके हो, रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर चुके हो। आपने लायबिलिटीज को कहाँ भेजा था? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में भेजा था। तो आपने एंट्री क्या पास की थी? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब क्रेडिटर्स का बैलेंस आपके यहाँ से नील हो चुका है, आपके बुक्स में से वो गायब हो चुके हैं। अब आप क्या करोगे? तो यहाँ पे सर हमारे पास अगर कोई अकाउंट नहीं तो हम क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में भेज देंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और दोस्तों देखना थोड़ा लॉजिकल भी है, यहाँ पे आप क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी लिखोगे? 20,000 बुक वैल्यू लिखोगे ना। और यहाँ पे जब पे करोगे तो एंट्री क्या आ जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में यहाँ पे लिखना पड़ेगा 18,000। समझ रहे हो? अब कंपैरिजन हो जाएगा। देने कितने थे? 20,000, दिए कितने? 18,000। तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? यहाँ पे प्रॉफिट हुआ 2,000 का। तो दोस्तों सारी एसेट्स जो हमने बेची है उसका प्रॉफिट और लॉस, और सारी लायबिलिटीज आउटसाइड वाली जो हमने रीपे कर दी है उसका प्रॉफिट और लॉस एक ही फिगर आ जाता है। अब दोस्तों आपका डिफरेंस यहाँ पे लॉस 5,000 का नहीं आएगा, आपका डिफरेंस कितना आएगा? लॉस कितना हुआ? 3,000 का हुआ। आप उसको ही सिर्फ बांटोगे। ये आपकी एसेट बेच के तो लॉस हुआ है 5,000 का, लेकिन आपने लायबिलिटीज में प्रॉफिट कर दिया 2,000 का। तो अल्टीमेटली नेट इफेक्ट क्या हुआ? 3,000 का सर लॉस हुआ। तो 3,000 का लॉस आप एक ही बार में डिवाइड कर दोगे। समझ रहे हो दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूं? बहुत सिंपल है। क्या करना है? बैलेंस शीट की सारी एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में डालना है। कौन सी वैल्यूज पे डालना है? बुक वैल्यूज पे डालना है। बैलेंस शीट में जो आउटसाइडर्स की लायबिलिटी होगी, सन्ड्री क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, जो बाहर वालों की लायबिलिटीज है वो भी कहाँ ट्रांसफर होगी? वो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगी। कौन सी वैल्यू पे? बुक वैल्यूज पे। फिर आप एग्रीड वैल्यूज देखोगे कि जो एसेट हमने ट्रांसफर की है ये हम कितने में सेल कर रहे हैं, ये आप क्रेडिट साइड में लिखोगे उसकी सेल वैल्यू। दोस्तों क्रेडिट साइड में लिखने का अर्थ ये है कि आप दोनों को कंपेयर कर रहे हो। ऐसे ही जो आप लायबिलिटीज पे कर दोगे तो उसका अमाउंट आप रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखोगे।
क्लियर। और अल्टीमेटली जब आप अकाउंट क्लोज करोगे तो क्या आएगा, वो एसेट्स और लायबिलिटीज, वो एसेट बेच के जो आपने लायबिलिटीज पे की है उस पर प्रॉफिट कितना हुआ या फिर लॉस कितना हुआ, उसका एक ही फिगर आएगा। और वो फिगर कहाँ ट्रांसफर करना है, वो दोनों पार्टनर्स को बांटना है PSR के रेशो में। दोस्तों मुश्किल थोड़ी ना है, बहुत आसान है। क्लियर, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, अब सर और क्या हो सकता है इसमें, और कुछ नहीं होगा। आपको कहा जाएगा कि ये जो है ना, इसमें से एक एसेट जो है फर्नीचर, इसको हम बेचेंगे नहीं, इसको हम नहीं बेचेंगे, ये जो है ये पार्टनर लेके जाएगा। दोस्तों अगर मैं एसेट बेच रहा हूं तो कितने में आएगा, कैश आएगा, मेरी एंट्री क्या आ जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ऐसी एंट्री हम पास करते हैं। मान लो मैंने फर्नीचर बेचा, 40,000 का बेच दिया, तो मैं कहाँ एंट्री लिखूंगा इसकी, मैं रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखने वाला हूँ। 40,000 का बिक गया, ये तो हमने अभी देखा ना हमने, ये तो नॉर्मल केस है। सर इसकी जगह पे ऐसा हुआ तो कि ये हमने बेचा नहीं, ये हमने पार्टनर को दे दिया, मान लो एक्स को दे दिया, तो सर उस केस में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, यही होगा। सिर्फ वहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्टनर को अगर आप दे दोगे तो आपके पास कैश आएगा क्या, नहीं, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा क्या, नहीं। उस केस में क्या होगा, किसको दे रहे हो आप, एक्स को दे रहे हो, तो एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट करोगे। सर ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि एक्स का, मान लो एक्स का बैलेंस शीट में चले जाओ, बैलेंस शीट में एक्स का कैपिटल था, मान लो बैलेंस शीट में एक्स का कैपिटल था, थोड़ा स्पेस में चेंज कर देता हूं इसको, थोड़ा अच्छे से समझ लेना। मान लो एक्स का कैपिटल था थोड़ी देर के लिए 2 लाख रुपीस। इसका मतलब क्या, एक्स को पैसे वापस कितने करने हैं, 2 लाख करने हैं। अब जब एक्स हमारे पास से वो एसेट लेके जा रहा है, कितने में लेके जा रहा है, 40,000 में फर्नीचर लेके जा रहा है ना, तो अब अगर हम वो फर्नीचर बेचते थे तो हमारे को कैश मिलता था, तो एंट्री आती थी कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना आता था, 40,000 ऐसा होता था। हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते थे कैश मिल गया 40,000 का। क्लियर, समझ में आया। अब अगर मान लो हम उसको एसेट को बेच नहीं रहे, पार्टनर हमारा एक्स लेके जा रहा है उसको, 40,000 रुपीज उसकी वैल्यू हमारी डिसाइड हुई है कि 40,000 में आप ले लो, एक्स बोल रहा है ठीक है मैं रख देता हूँ अपने पास। अब क्या हो जाएगा, अब मुझे कैश मिलेगा क्या, नहीं। अब इसकी जगह मैं क्या करूंगा, एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दूंगा। सर डेबिट क्यों करेंगे, क्योंकि दोस्तों देखो कैपिटल अकाउंट हमेशा क्या होता है, हमेशा तो नहीं, जनरली क्या होता है, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि ये लायबिलिटी साइड में होता है। क्लियर, इसका मतलब क्या, एक्स को देने कितने थे, 2 लाख रुपीज देने थे, फर्म देगी ना उसको रिटर्न, एक्स को कितने देने थे, 2 लाख रुपीज वापस करने हैं एक्स को। उसमें से एक्स ने फर्नीचर ले लिया, कितने का ले लिया, 40,000 का ले लिया, तो दोस्तों फिर भी आप उसको 2 लाख रुपीज ही दोगे, नहीं। अरे ऐसा हुआ तो फिर फायदा ही क्या है ना। अगर वो एसेट लेके जा रहा है 40,000 की, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं उसका बैलेंस यहाँ से माइनस कर दूंगा कि आप एसेट लेके जा रहे हो, 40,000 की एसेट ले लिया आपने, अब कितने बचे, अब 160 आपको देने हैं। तो दोस्तों कैपिटल का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, और कोई एसेट अगर वो पार्टनर लेके जा रहा है तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसका कैपिटल का बैलेंस कम हो जाएगा। तो अगर आपको लायबिलिटी का बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस को कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। इसलिए मैंने उसका कैपिटल अकाउंट क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। समझ रहे हो। तो दोस्तों कुछ फर्क नहीं आएगा, बस एक चेंज हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं इसका इफेक्ट क्या होगा। अगर पार्टनर एसेट लेके गया तो क्या होगा, सर मुझे यहाँ पे बताओ रियलाइजेशन अकाउंट में क्या होगा। रियलाइजेशन अकाउंट में दोस्तों कुछ भी नहीं होने वाला है। यहाँ पे आप वैसे कैश लिख रहे थे, अब कैश की जगह पे क्या करना पड़ेगा, एक्स का कैपिटल अकाउंट लिखना पड़ेगा। वैल्यू, सर वैल्यू उतनी ही रहेगी जितनी थी। क्लियर। इसका मतलब क्या, एसेट को बेच रहे हो तो कैश के नाम से नोट करो, या और अगर पार्टनर लेके जा रहा है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट आप यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे सिर्फ नाम चेंज हो जाएगा। सर फिर नाम चेंज करना क्यों है, इफेक्ट तो वही आ रहा है। रियलाइजेशन अकाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा,
दोस्तों लेकिन हमको कैश का अकाउंट अलग बनाना है, यहाँ पे हमको कैश का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्स का कैपिटल अकाउंट अलग से बनेगा। और दोस्तों अगर हम वो चीज़ बेच रहे हैं तो हमारे पास कैश आएगी, हम कैश को डेबिट करेंगे। क्लियर? तो कैश का बैलेंस चेंज हो जाएगा। और मान लो अगर हम बेच नहीं रहे हैं, हम पार्टनर को दे रहे हैं, तो फिर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, तो पार्टनर का बैलेंस चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे तो कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है, आप एसेट बेच दो या पार्टनर को दे दो, यहाँ पे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे तो वही आएगा आंसर जो पहले आ रहा था, बस चेंज कहाँ पे हो जाएगा। अगर आप बेच रहे हो तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो कैश अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, कैश हमारे पास आया। और अगर पार्टनर लेके गया तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। क्लियर? तो दोस्तों बस इतना ही है। और सब कुछ एडजस्टमेंट हो जाने के बाद में, ये सब प्रॉफिट और लॉस पता होने के बाद में अब क्या करना पड़ेगा, लास्ट में हमारे जो बैलेंसेस रह गए थे बैलेंस शीट में, देखो हमने क्या गायब कर दिया, हमने एसेट साइड तो पूरी गायब कर दी थी कैश को छोड़ के। तो कैश का तो ये बैलेंस मुझे यहाँ पे कैश अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस में लिखना होगा। जब मैं कैश अकाउंट बनाऊंगा ना तो ये ओपनिंग बैलेंस इधर चले जाएगा। क्लियर? उसके बाद हमने आउटसाइड की लायबिलिटीज भी लिख ली थी। अब क्या बचा सर, यहाँ पे रिजर्व्स बचे हैं। तो रिजर्व क्या इंडिकेट करता है, रिजर्व का मतलब क्या है, पास प्रॉफिट्स। और प्रॉफिट पे किसका अधिकार है, पार्टनर्स का। और दोस्तों आपने फाउंडेशन में और फर्स्ट ग्रुप में भी जब आपने पार्टनरशिप अकाउंट किया होगा तो आपने हमेशा रिजर्व्स को किधर ट्रांसफ़र कर दिया था, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो ये भी रिजर्व्स आप ट्रांसफ़र कर दोगे। मान लो रिजर्व्स है थोड़ी देर के लिए 40,000, तो आप क्या करोगे, ये 40,000 पे किसका अधिकार है, प्रॉफिट का ही पार्ट है ना, पास प्रॉफिट्स ही है ना। तो जो भी P&L अकाउंट में है और रिजर्व में है ये आप एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दोगे। तो जब आप एक्स का कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो उधर चले जाएगा। अब आप मुझे बात बताओ, रिजर्व क्या है, प्रॉफिट है ना। अब इसको यहाँ से हटाना है तो लायबिलिटी साइड में है, ये लायबिलिटी साइड में है, इसका मतलब इसका बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट बैलेंस है। इसको यहाँ से हटाना है, हटाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो आप एंट्री क्या पास करोगे, रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना 40,000। और किस किस को देना है, एक्स और वाई दोनों को देना पड़ेगा ना, क्योंकि दोनों का अधिकार है। तो इसको भी हम 60-40 में बांट देंगे। तो एक्स और वाई का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा। सर क्रेडिट क्यों होगा, आप मुझे सिंपल एक बात बताओ कि आप उनको पैसे देने वाले हो कि उनसे लेने वाले हो। सर ये 40,000 तो उनको मिलना चाहिए ना, तो उनका कैपिटल फर्म उनको देने वाली है। और कैपिटल का मतलब क्या, वो भी पैसे उनको देने वाले हैं। तो जैसे मान लो एक्स का बैलेंस था 2 लाख रुपीस जो उसने इन्वेस्ट किया था कैपिटल अकाउंट, तो इसका मतलब फर्म 2 लाख वापस करने वाली है। अब ये 40,000 ये भी तो एक्स को वापस करने पड़ेंगे ना, इसका भी तो एक टुकड़ा वापस करना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल 24,000 आता है और ये 16,000 आता है, तो अब फर्म टोटल पैसे कितने वापस करेगी एक्स को, तो सर 2 लाख रुपीस कैपिटल के भी वापस करेगी और 24,000 इसके भी देने हैं। तो कैपिटल का बैलेंस आपको बढ़ाना है ना, बढ़ाना है तो कैपिटल को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल का ऑलरेडी बैलेंस कौन सा चल रहा है, क्रेडिट। और प्रॉफिट अगर आप उसको देना चाहते हो तो कैपिटल का बैलेंस बढ़ेगा, और बैलेंस क्रेडिट का बढ़ाने के लिए और क्रेडिट करना पड़ता है। क्लियर? तो आप क्या करोगे, ये जो भी रिजर्व्स है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंसेस है, ये भी आप ट्रांसफर करोगे। और इसको ट्रांसफर करने की एंट्री क्या आती है, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। क्लियर? तो इसको डेबिट करना पड़ेगा तभी यहाँ से हट जाएगा, और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे तो इनकी वैल्यू बढ़ जाएगी क्योंकि इनको ही देना है वो। क्लियर? और फिर एक्स का लोन का अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो लोन का अमाउंट जो भी रहेगा वो हम पे करेंगे। लोन पे करने की एंट्री क्या होती है दोस्तों, लोन को यहाँ से हटाना है, लोन को यहाँ से हटाना है। तो ये तो क्रेडिट बैलेंस है, इसको हटाने के लिए इसको डेबिट करना पड़ेगा, इसको हटाने के लिए इसको डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री आ जाएगी एक्स लोन अकाउंट डेबिट, जो कुछ भी अमाउंट होगा, टू कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि हमारे पास से अगर हम लोन रीपे कर देंगे तो कैश चले जाएगा। क्लियर? और फाइनली जो आखिरी में सब कुछ ये गायब हो जाने के बाद में हमको क्या करना है, अब सब आइटम गायब हो गए, अब सिर्फ कौन सा रह गया, कैपिटल अकाउंट। और ये कैपिटल का हमने बैलेंस कहाँ लिख दिया था, ये जब इसका अकाउंट खोला तो हमने यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिख दिया था क्रेडिट साइड में। अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो क्रेडिट साइड में, डेबिट बैलेंस होगा तो डेबिट साइड में। क्लियर? तो सब कुछ हो जाने के बाद में हमारा जो कैश बचेगा उतना ही हमको पार्टनर्स को आखिरी में
देना पड़ेगा और ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हमारा कैश अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा। क्लियर? तो ये दोस्तों आज मैंने जस्ट आपको समरी बताई और थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर एक अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे शांति से। अगर आपको इसमें से कुछ भी डाउट लग रहा है तो आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9130006500। आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूंगा। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।